नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यहीं से कनेक्ट करेंगे इसको हम। पहले तो मोटिव बताओ, किस किस का रिलेशन निकालना है? रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। और मोबिलिटी का म्यू। ठीक है, मेरे पास करंट की वैल्यू ये आई थी, यहाँ से फिर सेम वही करूंगी, I/A लिख लूंगी तो क्या बनेगा? NEVD बचा मेरे पास। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ? J लिख सकती हूँ। आई बात समझ? और J को क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा E लिख सकती हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, I/A को ये लिख दिया और I/A को J लिख सकती हूँ। अभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से हमें पता है J किसके इक्वल होता है? सिग्मा E के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं सिग्मा को क्या लिख सकती हूँ? 1/ρ लिख सकती हूँ। रेजिस्टिविटी आ गई हमारी अंदर, और इस साइड क्या बचा? सिग्मा EVD। ठीक है, और एक रिलेशन था VD इज इक्वल टू म्यू E। मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं VD को मैं म्यू E डाल सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने डाल दिया E/ρ इज इक्वल टू NE। VD की वैल्यू मैंने क्या डाली? म्यू E। ठीक है, अब ये क्या गया? E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, रो इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू। तो ये है मोबिलिटी, ये है रेजिस्टिविटी, दोनों का रिलेशन निकल। रिपीट कर रही हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? करंट की वैल्यू ली NEAVD। यहाँ से A को मैंने एक साइड लिख लिया, I/A को मैंने बोल दिया NEVD। ठीक है, इस I/A क्या होता है? करंट डेंसिटी होती है, तो मैंने इसको J लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख लो एज J क्या होता है? सिग्मा E होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू वो डाल दी यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा E डाल दी J की वैल्यू, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज यहाँ पे ऐसे आती है। अब यहाँ पे आके मैंने सिग्मा को क्या लिख दिया? 1/ρ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख लो कि एज सिग्मा क्या होता है? 1/ρ होता है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, तो ये बन गया E/ρ इज इक्वल टू NEVD। अब इसके बाद मैंने VD की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दी? म्यू E डाल दी। तो जैसे ही इस रिलेशन के अंदर VD की वैल्यू म्यू E डाली, E से E कैंसिल आउट हो गया, ये रो इधर गया, ये रेसिप्रोकल में आ गया, तो मेरे पास रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी का रिलेशन बन गया। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कर लिया था ना नोट? अल्फा से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R इंटू T। ठीक है, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किसको कह रहे हैं? ये एस, मतलब ये काइंड ऑफ वही है कि टर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ऊपर क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, लेट अस सपोज कि मेरे पास पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया।
ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होएगी मैं उसको नोट ले लेती हूँ ओरिजिनल वाली, और जो बाद में हुई टेम्परेचर चेंज करने के वाले उसको मैं RT ले लेती हूँ। ठीक है, वही लिखा है कि ऊपर क्या आएगा, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस जो जो वैल्यूज होंगी। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे T का मतलब है टेम्परेचर। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्यों आई, मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के, ये बताया था। जहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि दो लेट अस सपोज यहाँ पे किसी की कोलिजन हुई थी फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर एटम के साथ किसी, ठीक है, और दूसरी कोलिजन होने से पहले के बीच का जो टाइम होता है, मतलब बिटवीन टू कोलिजन्स का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सिंपल रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है कि जैसे ही मेरे पास क्या होता है, कोई कंडक्टर होता है, जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो ड्रिफ्ट होते हैं तो वो कोलाइड करते हैं एटम की आयंस के, एटम्स के साथ, कंडक्टर के और आयंस के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, रुकावट पैदा होती है, रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, तो वही चीज है कि जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, मतलब जैसे इसके अंदर मैं इसको टेम्परेचर दूंगी तो इसके अंदर जो थर्मल वेलोसिटी आएगी, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो कोलिजन्स उतनी ज्यादा जल्दी होंगी, तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा। टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, वही चीज है कि वो डिपेंड, यहाँ तो हमने बोला था कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट एक्चुअल में वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करती है, तो इस रिलेशन से वो रिलेट करती है। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट ये तुम्हें बस ये इतना सब पता होना चाहिए कि अल्फा होता है जिसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये नोट कर। और ये वाली जो रिलेशन है ये सिर्फ मेटल्स के लिए फॉलो करेगा, क्योंकि इंसुलेटर्स और उसके लिए डिफरेंट वे से रेजिस्टेंस काम करती है टेम्परेचर के साथ। यूनिट बताओ, अल्फा की यूनिट क्या होगी? देखो ऊपर रेजिस्टेंस आएगी, माइनस कर रहे हैं, नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो उनकी यूनिट तो आपस में कैंसिल आउट होगी। सिर्फ क्या बचा, टेम्परेचर बचा, वो भी रेसिप्रोकल में। टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं हम, केल्विन या फिर सेल्सियस। तो अल्फा की यूनिट क्या आएगी, पर डिग्री केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, मतलब -1 आएगी पावर। अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब ये वाली चीज हमेशा मेटल्स के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगी उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी मेटल्स के अंदर। ठीक है, बट इंसुलेटर्स में डिक्रीज होती है। लिखो फॉर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स पा इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान ये चीज याद रखना कि मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, बट इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, इंसुलेटर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी वजह से वो इंसुलेटर्स होते हैं, करंट फ्लो नहीं कर पाता। बट जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो आयंस का बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट आना शुरू हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स में होता है। बट मेटल्स में क्या होता है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोलाइड करना शुरू कर देते हैं एनर्जी मिलने से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। पहले भी हमने किया है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के भी और टाउ के भी।
किया था ना ये। n होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होएगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ता है रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ टाउ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। सेम रेजिस्टेंस वाला काम कर रही है रेजिस्टिविटी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन कुछ नहीं करना, हमें बस ये रिलेशन पता है कि रो क्या होता है, अल्फा क्या, और अल्फा की दूसरी फॉर्म में रेजिस्टिविटी की फॉर्म में हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, रो माइनस रो नोट। ऊपर पहले क्या था, आर माइनस आर नोट था, आर टी माइनस आर नोट, अब ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे आर नोट ही होएगा और यहाँ पे टी माइनस टी। ठीक है, इस फॉर्म में। अब देखो ये क्या है, ओ वाली इनिशियल, ये वाली बाद में जब टेम्परेचर चेंज किया, फिर ओरिजिनल वाली ही, और साथ में यहाँ पे टी लिखा था बट यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस। तो वो क्या कह रहे हैं कि अल्फा को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये क्या है, चेंज है, चेंज है ना। चेंज को हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्म में। ठीक है, साथ में ये भी चेंज है टेम्परेचर का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बचा 1/ρ0, इसको बाहर, मतलब हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं कि वो क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और साथ में पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले को हमने अपडेट किया है, दूसरी फॉर्म्स में लिखा है। पहले हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखा। ठीक है, करो इसको। अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किसी भी दो मेटल्स का। जैसे ब्रॉन्ज बनता है, वो क्या होता है, अलॉय है ब्रॉन्ज। ठीक है, और क्या होता है, ब्रास होता है, कोप, है ना। तो ये क्या है, मिक्सचर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अलॉयज का एक एग्जांपल नाइक्रोम भी आता है। नाइक्रोम होता है मिक्सचर ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम। ठीक है, नाइक्रोम। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे पता करना हो कि ये मेटल है या फिर अलॉय है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा उसके अंदर अगर वो मेटल है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो नेग्लिजिबल होएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मॉल। ठीक है, बट उस 0 केल्विन टेम्परेचर पे अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, कुछ होती है, मतलब रेजिडुअल, मतलब उसमें वैल्यू दिखेगी हमें रेजिस्टिविटी की। तो इस वे से हम दोनों मेटल्स और अलॉयज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे लिखो 4, थर्ड पॉइंट में इंसुलेटर्स। उसमें भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। और लिखो एट 0 केल्विन, इसी के लिए इंसुलेटर्स में क्या होता है, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स के अंदर रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है। लास्ट बनाओ मेन है उसमें 4 इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिसमें आयंस होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिर्फ मेटल्स हैं जिनके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बाकी सब में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी रेजिस्टिविटी कम होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें भी, इंसुलेटर्स में भी, सेमीकंडक्टर्स में भी। सिर्फ एक मेटल्स हैं जिसमें उल्टा बिहेव करती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। सिंपल है कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो कौन से डिवाइसेस होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, V =
IR, मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, बट जिसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, ठीक है, उसमें वो क्या होंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगे। लिखो, दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे, दोज डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स एग्जाम्पल्स में, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, डायोड हम 14 चैप्टर में करेंगे, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। आगे पॉइंट बना के लिखो, द वैल्यू ऑफ आर, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ना, वो भी कांस्टेंट नहीं होती पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, वो भी वेरी करती है। द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट कांस्टेंट फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस एंड VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए जो ग्राफ बनता है, इसके अंदर करंट के और पोटेंशियल के अंदर वो ऐसे ना जाते हुए कैसे जाता है, यहाँ से ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती। ये कंपैरिजन के लिए स्ट्रेट लाइन बना दो, ये वाला बनाओ उसको, या फिर इसको सॉलिड ले लो। जो ग्राफ है वो हमारा ऐसे है, बट ये जाना ऐसे चाहिए। जो ये वाला ग्राफ है ना, 14 चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझाते हैं इसको। ये तीनों बनाओ। ये ग्राफ है LED के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड, LED के लिए, ठीक है। ये इसको डिटेल में हम वहीं पढ़ेंगे। जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इसका। सेकंड वाला ग्राफ है हमारे पास जंक्शन डायोड के लिए, और फर्स्ट वाला सिंपल ग्राफ है नॉन ओमिक डिवाइसेस का। मतलब ये पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए हो गया कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ठीक है, और वो ऊपर वाला हमारे पास जनरल हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं। थर्मिस्टर्स पता है, लिखो, जो सेंसिटिव होते हैं किसको, हीट के लिए, ठीक है, उनको थर्मिस्टर्स बोलते हैं। देखो, अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very rapidly with change of temperature। इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव होता है। हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, मतलब हल्की सी भी अगर इनको हीट मिली तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और इनको यूज़ कैसे किया जाता है, वही जैसे बल्ब के अंदर यूज़ कर लिया। ये ऑक्साइड से बनते हैं, ठीक है, निकल के, क्रोमियम के ऑक्साइड से बनते हैं। जस्ट पता होना चाहिए थर्मिस्टर्स होते क्या है। एप्लीकेशंस इसकी लिख लो, थर्मिस्टर कहाँ कहाँ यूज होंगे। यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग